स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या हूं, मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। सीधे चलते लखनऊ, जहां सीएम योगी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ करें, चलिए आपको सुनाते हैं। और विभाग ने इजराइल से, रूस से, जर्मनी के साथ और अन्य देशों के साथ संवाद स्थापित किया। जब उनसे संपर्क हुआ, संवाद हुआ, यद्यपि इजराइल की टीम जब आई तो पहले, क्योंकि यूपी के अंदर तो पहली बार इस प्रकार की टीमें आ रही थी, उनका अनुभव पहले बहुत अच्छा नहीं था। अन्य जगहों पर यूपी में जब आए, यूपी के नौजवानों के पोटेंशियल को और उनकी प्रतिभा को उन्होंने देखा। आए तो थे वह कि 1200 लोगों का चयन करेंगे, 5000 से अधिक युवाओं का चयन करके लेके गए। इजराइल में रहने की व्यवस्था फ्री, खाने की फ्री और लगभग 1.5 लाख रुपए महीना उनको अतिरिक्त वे लोग देंगे। अब आप सोचिए, अगर कोई नौजवान ITI करके या कोई स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोर्स को करके 1.5 लाख रुपए महीना बैठे बैठे कमा ले तो क्या बुरा है क्या? 50,000 रुपए चलो उसका मान लें, उसका अपना स्वयं का खर्चा, 1 लाख रुपए तब भी बचेगा ना उसके परिवार के लिए। घर में खुशहाली आएगी ना, और केवल उसके घर में नहीं खुशहाली आएगी, पूरे गांव में आएगी, पूरे प्रदेश में खुशहाली आएगी, पूरे देश में खुशहाली आएगी। अगर 1-1 लाख रुपए यह मार्केट में लगना शुरू हो जाए और अगर 1 करोड़ लोग इस प्रकार से लगा लेंगे, 1 लाख करोड़ तो यही हो गया। कितनी बड़ी पूंजी आ जाएगी। और वह आज दुनिया की मांग है। जर्मनी मांग रहा है, अच्छे नर्सिंग के प्रोफेशनल्स मांग रहा है, अच्छे लोग चाहिए उन्हें, ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए, नर्सिंग सेवा से जुड़े हुए लोग चाहिए। हमें ध्यान देना होगा। एक प्लेसमेंट सेल बना करके कैरियर काउंसलिंग की दृष्टि से उनके अवेयरनेस के लिए और उनकी काउंसलिंग के लिए, छात्रों की काउंसलिंग के लिए, युवाओं की काउंसलिंग के लिए, और फिर देश और दुनिया में कहां पे रोजगार है, अपने परंपरागत पाठ्यक्रम और कोर्सेज के साथ साथ अगर हम थोड़ा लैंग्वेज को भी उसके साथ जोड़ लें, जैसे जर्मनी में जाएंगे तो जर्मन लैंग्वेज जानना पड़ेगा। अब किसी नए नर्सिंग प्रोफेशनल्स को हम वहां भेजें तो वह थोड़ा उसको लैंग्वेज सीखने में 3 महीने 4 महीने का समय लगेगा। लेकिन अगर पाठ्यक्रम को प्रारंभ करते समय ही तय कर लेंगे कि भाई हमें 5000 नर्सिंग के प्रशिक्षुओं को वहां भेजना है और उस समय हमने उनको जर्मन भाषा भी सिखा दी, तो एक साथ बेहतरीन पैकेज उन लोगों को वहां के लिए प्राप्त हो जाएगा और वे प्रशिक्षु वहां जाएंगे तो अपनी सेवाएं भी पहले दिन से देना प्रारंभ कर देंगे। ऐसे ही मध्य पूर्व एशिया के देशों की स्थिति है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की स्थिति है, अन्य देशों के अंदर भी इस प्रकार की मांग है। इजराइल ने जो मांग की और अभी फिर 5000 से अधिक युवाओं को तो लोग चयन करके लेके गए हैं, अभी फिर आ रहे हैं। कैसा हम यूपी में ही अब फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पे अच्छे युवा मिल रहे हैं, दक्ष युवा मिल रहे हैं। यानी एक प्रयास है। इसके लिए इंस्टीट्यूशन को भी जुड़ना पड़ेगा, इसके लिए विभाग को भी सक्रिय भूमिका के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और साथ साथ युवाओं को भी अपने को उस योग्य तैयार करना पड़ेगा। हमें लैंग्वेज सीखने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस फील्ड में हम जा रहे हैं, आज की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार के कोर्सेज को हमें चयन करना चाहिए। इसके लिए संस्थाएं उनको मार्गदर्शन करें कि भाई देखो ये बोर्ड हो चुका है, इसका समय चला चुका, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, अब ये नया आया है,
इसको आप देखिए, इसमें जाइए, इसमें स्कोप मिलेगा। तो वह एक नई संभावना आपको उस फील्ड में आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान करेगी। इन अवसरों का लाभ लेना एक। दूसरा है, मैंने बार बार इस बारे में कहा है, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन को भी कहा है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मैं कहता हूं और शासन में मैंने कह रखा है, औद्योगिक विकास विभाग से मैंने कह रखा है कि भाई प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ का मतलब 1,10,000 युवाओं, 1,10,00,000 युवाओं को सीधे सीधे नौकरी। अब हम इंडस्ट्री से बोले कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे आईटीआई, हमारे पॉलिटेक्निक, हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वे सभी कौशल विकास के जो केंद्र हैं, ये सभी उस प्रकार के ट्रेड और उस प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार करके इंडस्ट्री को दे दें कि भाई ये देखो, आपको चयन क्यों करना है, क्यों ट्रेनिंग दे रहे, ट्रेनिंग हम फ्री में आपको दे देते हैं, आप हमारे साथ साइन करिए, ये लो, जो इनको आप लेकर के जाइए, वहां अपने यहां जॉब दीजिए। जॉब की गारंटी मिलनी चाहिए, सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ये युवा वहां बेहतर करेंगे, बेहतर परिणाम देंगे, और उनकी ट्रेनिंग के साथ अगर आप जोड़ देंगे और ट्रेनिंग के दौरान आप इस बात को देखें, उसमें सुनिश्चित करें, एक हम उस दिशा में प्रयास करें। दूसरा, इस बात को देखें, अब तो सरकार ने उसमें और भी अच्छी व्यवस्था दी है कि अतिरिक्त ट्रेनिंग लेने के लिए अगर उन बच्चों को इंटर्नशिप करना है का कोई कार्यक्रम करना है, उस दौरान हमारा प्रयास होना चाहिए कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम या सीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत अगर हम उसको जोड़ करके उन्हें किसी इंडस्ट्री के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ उन युवाओं को जोड़ते हैं, आधा मानदेय वह इंस्टीट्यूट या वह इंस्टीट्यूशन या वह इंडस्ट्री देगी, आधा गवर्नमेंट देगी, तो अपनी पढ़ाई के दौरान ही वह युवा अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ दिखाई देगा, माँ बाप के खर्चे को बचाने में सफल हो जाएगा। भैया माँ बाप की तो एक सीमा होती है पैसे देने, कब तक देगा, उनके और भी खर्चे हैं, परिवार में और भी भाई बहन होंगे, परिवार में और भी खर्चे होते हैं, उनके और भी सपने होंगे। तो अगर पढ़ाई के दौरान ही वह अतिरिक्त कार्य करता है और इंटर्नशिप स्कीम के साथ जुड़ जाता है, तो कार्य के साथ साथ मानदेय भी मिलेगा, एक्सपीरियंस भी सर्टिफिकेट मिलेगा, और फिर उसकी नौकरी की गारंटी भी कहीं हो सकती है। तीसरा है, यूपी के अंदर जो देश के अंदर सबसे अच्छी संभावना वह है एमएसएमई की। हमारे पास 96 लाख यूनिट है, यानी 96 लाख यूनिट। अगर हम सबको बोलेंगे भाई एक एक व्यक्ति को तुम्हें नौकरी देंगे, तो 96 लाख नौकरी यही मिल जाएगी। यानी नौकरी की कमी यूपी में आज के दिन पे नहीं है। केवल इन 96 लाख यूनिट में इनको मार्केट के साथ जोड़ना, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, और साथ साथ इन्हें एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार करना। उसके लिए पैकेजिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट की डिमांड, उसके अनुरूप डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट की सप्लाई की भी व्यवस्था हम कर सकें, यह भी कर सकेंगे। कितना बड़ा कार्य खड़ा हो सकता है। इसके साथ ही और भी कार्य हो सकते हैं, जैसे यहां पर मैं देख रहा था, हमारे यहां गोरखपुर के हमारे कुछ युवा मिले जिसमें उनको कारपेंटर के रूप में कुछ अच्छी कंपनियों ने हायर किया है, अच्छे पैकेज पे हायर किया है। आज उनके सर्टिफिकेट को जब यहां वितरित कर रहे थे, तो हमारे गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला तो एकदम चौंक रहे थे, कह रहे थे मैं फिल्मों में बेकार काम कर रहा हूं, मैं भी इनकी तरह सीखा होता तो अच्छा पैकेज में भी काम करता। चौंक रहे थे, कह रहे थे कि अच्छा पैकेज मिल रहा है बच्चों को, क्योंकि कह रहे थे जब मैं शुरू में फिल्मों में काम करने के लिए गया था तो किसी प्रकार से अपना गुजर बसर करता था, और ये नौजवान पहले चरण में ही इतना अच्छा पैकेज लेकर के आगे बढ़ गए। ये चीजें दिखती हैं कि जैसे कारपेंटर का काम है,
सैलून का काम है, या फिर अन्य किसी भी फील्ड में पहले से परंपरागत जो हमारे कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, देश से पीढ़ी दर पीढ़ी उस काम को करते आ रहे हैं, आज हम लोग उनकी प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हमने की है। भारत सरकार पीएम विश्वकर्मा के रूप में और उत्तर प्रदेश सरकार विश्वकर्मा श्रम सम्मान के रूप में इस योजना को चलाती है। हम प्रशिक्षण भी देते हैं, टूल किट भी उपलब्ध कराते हैं और एक इंसेंटिव भी देते हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत शीघ्र अपने युवा उद्यमियों के लिए जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन भी देने जा रहे हैं 5 लाख रुपए तक की पहले चरण में, फिर उसको 7.5 लाख करेंगे, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर एक नौजवान जो अभी अकेले सैलून का काम करता है, कहीं दाढ़ी मूंछ बनाने का काम करता है, अगर उसको हम कोई सैलून बना करके दे दें तो स्वयं तो काम करेगा ही, साथ साथ और भी लोगों को काम दे सकता है, कई लोगों को काम दे सकता है, पैसा भी अच्छा मिलेगा और वह दूसरे लोगों को लिए भी आत्मस्वावलंबन का आधार बन सकता है। सरकार उसको पैसा देगी, सपोर्ट करेगी। ऐसे ही कोई कारपेंटर है, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ उसने जुड़ा है, अच्छा काम सीख लिया है, तो जगह जगह चौराहे पर बेचने की बजाय अगर उसने अपने शोरूम बना करके एक शोरूम के बनाने में उसको जो भी खर्चा आता है वो बैंक से लोन ले, लोन की किस्त आसानी से चुका सके, इसके लिए सरकार उसको जितना भी उसमें इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट की भरपाई अगर सरकार कर रही है और व्यक्ति उसका निर्माण करके उस शोरूम के माध्यम से उसको बेच रहा है तो सुरक्षा भी रहेगी और साथ साथ अच्छा माल भी मिलेगा, तो लोग खरीदेंगे भी, उसकी बिक्री भी अच्छी होगी। तो अकेले तो अभी काम कर रहा था, अब अपने साथ 2, 4, 5 नए लोगों को भी जोड़ करके बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता, अच्छा कमाएगा भी। सरकार युवा उद्यमियों के लिए एक नई पैकेज की घोषणा करने जा रही है, लाखों नौजवान इसके साथ जुड़ सकते हैं, सीएम इंटर्नशिप स्कीम के साथ भी और इस ब्याज मुक्त ऋण के इस अभियान के साथ भी जुड़ने के लिए बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले 5-7 वर्षों के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुआ उसका परिणाम क्या था? आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए उसका परिणाम क्या था? पहले यूपी में लोग पैसा तो जमा करते थे बैंक में, लेकिन वो पैसा यूपी में खर्च नहीं हो पाता था। हमारा जो सीडी रेशो था वो मात्र 42% था, आज यह बढ़कर के 56% हो गया है। यानी पहले 1 रुपया जमा होता था तो मात्र 42 पैसा यहां खर्च होता था। आज अगर 1 रुपया जमा हो रहा है तो उसमें से 56 पैसा यहां यूपी में ही खर्च होता है और यूपी का नौजवान व्यवसायी उस पैसे को यूपी में खर्च करता है तो यूपी के ही विकास में योगदान देता है। और इसी सब प्रयास का परिणाम है कि यूपी आज छठी अर्थव्यवस्था से उभर करके बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 5 साल का लक्ष्य है कि यूपी को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। इसमें आप सभी युवाओं की बड़ी भूमिका होती है और मैं इसीलिए सभी इंस्टीट्यूशन से कहूंगा, प्रदेश भर के जितने भी हमारे ITI हैं, पॉलिटेक्निक हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं, वे युवाओं की स्किल मैपिंग भी करें। देखें युवा में क्या क्षमता है, क्या कर गुजरने की उसकी आगे की प्रवृत्ति है, कैसे वह आगे काम कर सकता है, कैसे उसको गाइड किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में आपके लिए एक मंच का काम करेगी, एक नया प्लेटफॉर्म का काम करेगी, क्योंकि इसमें परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ आपको किसी एक ऐसे पाठ्यक्रम को जब आप अपने महाविद्यालय से, अपने कॉलेज से या अपने किसी भी संस्थान से बाहर निकलेंगे तब आपको किसी के पास हाथ फैलाने की, बल्कि आप जब जाएंगे
तब आपके पास अपनी जॉब होगी या अपने पैरों पर खड़ा होने की सामर्थ्य होगी। इस प्रकार की स्थिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन के रूप आज करने जा रही है, और इसके लिए मैं आह्वान करूंगा कि हमें उस प्रकार के पाठ्यक्रम के साथ जुड़ना, उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना। अब इसी का परिणाम है टेक्नोलॉजी इसमें बहुत सहायक हो सकती है, बहुत सारी चीजें इसमें आगे बढ़ रही हैं, अलग अलग फील्ड में नई चीजें हम दे सकते हैं। मांग क्या है दुनिया के अंदर, डिमांड क्या है, डिमांड के अंदर फिर सप्लाई करनी जाए। भारतीय मार्केट की डिमांड क्या है, उसके अनुरूप हम अपने आप को तैयार करें। यूपी की मार्केट की डिमांड क्या है, यूपी के लोगों की आवश्यकताएं और उनकी अपेक्षाएं क्या है, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना। और यही नहीं, हम उसके अनुरूप अगर अपने आप को तैयार कर पाएंगे तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, जिसको हम 19% से अधिक था जब हम 17 में आए थे, आज ये मात्र 2% तक है, और इसको भी और न्यूनतम स्तर तक पहुंचा करके उत्तर प्रदेश के हर युवा के हाथ को काम देने में हम सफल हो पाएंगे। इतनी बड़ी संभावना यूपी में है, एग्रीकल्चर के फील्ड में, एमएसएमई के फील्ड में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के फील्ड में, इंडस्ट्रीज के फील्ड में, और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य हैं। उन सभी को मैं यहाँ पे व्यवसायिक और कौशल विकास विभाग से इस बारे में जरूर कहूंगा कि जितने युवा आए हैं इनका रजिस्ट्रेशन हो, जिनका प्लेसमेंट हो चुका है। कुछ लोगों की समस्याएं जरूर होगी, जो यूपी में है उनके लिए दिक्कत नहीं, लेकिन यूपी के बाहर जाने में उन कुछ नौजवानों को समस्याएं हो सकती, देखना चाहिए आवश्यकता है उनके लोग यूपी में जॉब उनको प्राप्त हो सके, इनकी व्यवस्था। एक दूसरा, इंडस्ट्री के साथ एक कोलैबोरेशन करना कि ये जो यूथ जाएंगे जहां कार्य में जाते हैं, इनका एक रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, उनकी संतुष्टि के लेवल को पूछने की आवश्यकता है। जहां काम कर रहे हैं वहां पे उनको कोई शोषण न हो। ऐसा नहीं कि उनको किसी ने लेके गए, कहा कि हम देंगे 25,000 रुपया देंगे, 30,000 रुपया देंगे या 15,000 रुपया देंगे, लेकिन बाद में फिर वहां पे उतना पैसा नहीं दिया जा रहा है। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, इसको हम जरूर ध्यान में रखेंगे। और दूसरा, इस बात को देखेंगे कि उनके रहने की व्यवस्था, भारत सरकार ने भी स्कीम चलाई है, स्टेट गवर्नमेंट भी चला रही है कि जहां पे उद्योग है, जहां इंडस्ट्री है। तो गोरखपुर से आप सीएम योगी को लाइव सुन रहे थे। और बात करेंगे खबरों की। खबर रायपुर से, जहां नारायणपुर जिले के युवा मलखंब कला बाजों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने शानदार तरीके से अपनी कला का प्रदर्शन कर सबका मन मोह लिया। सीएम साय ने मलखंब के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनके बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि मलखंब खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा के बल पर बुझमाड़ का देश विदेश में रोशन किया है। साथ ही सीएम ने खिलाड़ियों को शाबाशी और शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि नारायणपुर के मलखंब के युवा खिलाड़ियों ने इंडियाज गॉट टैलेंट के विजेता का खिताब जीतकर देश विदेश में अबूझमाड़ का नाम ऊंचा किया। साथ ही इन युवा मलखंब खिलाड़ियों को अमेरिकाज गॉट टैलेंट प्रतियोगिता में भी प्रवेश मिल गया है। बढ़ते हैं आगे। खबर जगदलपुर से है, जहां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके चलते शहर के लालबाग मैदान में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गाड़ियों की सघन जांच की गई। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल मनाया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह सुरक्षा के महत्व पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, जिसमें तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाने, खराब सड़क और लापरवाही आदि के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लिए मंत्रालय जागरूक किया जाता है। साथ ही सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क पर पोस्टर, बैनर और पत्रक का वितरण किया जाता है। यात्रा सप्ताह के बारे में जानकारी दिया गया कि सर के द्वारा जो बोले कि दारू मदिरा वगैरह पी के, जो दारू शराब पीकर जो गाड़ी चलाते हैं, उसके द्वारा जो दुर्घटना होता है और जिससे हमारा परिवार तो संकट में आता ही है, साथ में जिसको हम बिठा रहे थे उनके परिवार भी संकट में आते हैं। तो कृपया सभी से मेरा यही संदेश है, अपने जितने भी वाहन चलाने वाले भाई लोग से, कि मदिरा का सेवन करके गाड़ी ना चलाएं। और साथ में सर द्वारा हमको जानकारी ये दिया गया
कि जो भी गाड़ी है उसके पीछे जो रेडियम, ये कंपलसरी सब अपने गाड़ी के पीछे रेडियम लगाएं, ताकि क्या है दूसरे को भी दूर से मतलब ये नज़र आए कि कोई भी गाड़ी चल रहा है। और सभी गाड़ी में जैसे हेडलाइट और जितने भी ब्रेक, ये सब चीज़ उपस्थित होना अनिवार्य है। और पूर्व विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि मोदी सरकार का अंतरिम बजट जनता को किसी भी प्रकार से राहत देने में नाकाम रहा है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आम जनता को जिस प्रकार से इस बजट से उम्मीदें थी वह उन पर खरा नहीं उतरा और बजट में समाज के लिए किसी वर्ग के लिए विशेष रियायतें नजर नहीं आई। वहीं केदार कश्यप वन मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ का विशेष ध्यान रखा है। हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ पर विशेष ध्यान रखा और जिस तरीके से 75,000 करोड़ के सौगात दी है। और उसके अलावा यदि हम पूरे देश के बजट की बात करें तो जो डेवलपमेंट के कार्य है पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अनेकों योजना, सुफला योजना हो, सुजला योजना हो, जल जीवन मिशन हो, अनेकों योजना। मैं योजनाओं के बारे में नहीं, एक गरीब से गरीब व्यक्ति की चिंता, उसकी आवास की चिंता, उसका शिक्षा की चिंता, उसके स्वास्थ्य की चिंता, उसके गैस की चिंता, ये सारी चिंता की है तो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है। और भिलाई 3 थाना क्षेत्र में कल देर रात 9 साल का बच्चा पानी में डूब गया, जिसकी सूचना तत्काल एसडीआरएफ दुर्ग की टीम को मिली और टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान आर्यन ध्रुव पिता महेश ध्रुव जागृति चौक पुरानी भिलाई के रूप में की गई है। घटना के पीछे की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। वहीं डूबे शव को परिवार के सुपुर्द कर आगे की कार्रवाई के लिए मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। और वहीं धमतरी जिले के सिहावा के महानदी तट पर एक मादा तेंदुए का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने सिहावा में महानदी के तट पर झाड़ियों के अंदर मृत तेंदुआ का शव देखा, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की माने तो मृत तेंदुए की उम्र करीब 4 साल रही होगी और झाड़ियों में फंसने से उसकी मौत हो गई है। फिलहाल वन विभाग मृत तेंदुआ के शव को पोस्टमार्टम के लिए अपने साथ लेकर गई है और जिसके बाद मौत के कारण स्पष्ट रूप से सामने आएंगे। पे जो तेंदुआ, जैसा आप लोग अभी यहाँ पे मौके पे आए हैं, ये ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि ये लिट्टी झाड़ी है, लेंटाना टाइप की झाड़ी है और बहुत घना झाड़ी है। इसमें प्रारंभिक तौर पे देखने से ऐसा लग रहा है कि तेंदुआ फंस गया और वो निकल नहीं सका और अभी डॉक्टरों की टीम आ रही है तो उसका पूरा बाहर निकाल करके और फिर देखें कि उसमें क्या क्या है, तो उसका विस्तृत रिपोर्ट जांच के बाद डॉक्टरों के से संपर्क आ रहे हैं, इसके बाद ही किया जा सकता है। खबर दुर्ग के मोहननगर थाना क्षेत्र से है, जहां मनजीत सिंह की कार में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन और आपदा प्रबंधन की टीम फौरन रवाना की गई। घटनास्थल पर पहुंचकर अग्निशमन कर्मियों ने कार में लगी आग को बड़ी सावधानी से बुझाते हुए आग पर काबू पाया। आग को आसपास के घरों और अन्य कारों की तरफ बढ़ने से रोक लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टला। और छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।